हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने कहा है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली। ठीक है, जैसे क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया लग गए हैं तो हेक्सामीन क्रोमियम +3 फॉर्म में आ गया। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उनमें ज़्यादातर जो सेंट्रल मेटल है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होता है, तो उसके 2 मेन कारण हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि जैसे आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपके दिल में जगह चाहिए और एक आपके घर में जगह चाहिए। अब इसके पास तो 6 मेहमान आ रहे हैं, दीज आर लीगेंड्स, दे विल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे उसके लिए खाली जगह चाहिए, और दिल में जगह का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की अट्रैक्शन भी तो होनी चाहिए। तो वो जब भी पॉसिबल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की पॉसिबिलिटी जब भी है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कब होगा? जब साइज छोटा हो सेंट्रल एटम का और चार्ज ज़्यादा हो। तो इनके केस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके पास जगह ज़्यादा सारी कैसे है? बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तो इनके पास चार्ज ज़्यादा होने की वजह से साइज छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये बना पाते हैं। बट एस और पी वाले नहीं बना सकते, उनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल है नहीं, एम्प्टी, और दूसरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आ जा सकता। फर्स्ट ग्रुप वालों पे मैक्सिमम 1 चार्ज आएगा +1, सेकंड वालों को +2 आएगा, तो इन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा सारा आ जाता है। जैसे मैंगनीज के केस में आप +7 तक देखते हैं चार्ज आ जाता है। तो इसलिए चार्ज जब ज़्यादा आएगा तो साइज छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो दोनों चीज़ें इनके पास हैं, इसलिए दे कैन फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आंसर में 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स टू accommodate the lone pair of electrons donated by ligands। ये जो है इनको हम ligands कह रहे हैं, इसको ligand कह रहे हैं, जो डोनर है, ligand और डोनर, ligands और डोनर्स। ठीक है, ये लोन पेयर देते हैं। नंबर 2, they have high effective nuclear charge, so they can hold the extra electron। So they can hold the extra electrons donated by ligands। Because charge is high on central metal atom and size is small। ठीक है, जब साइज छोटा होगा चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और डी ऑर्बिटल नहीं है खाली, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाते हैं, तो इसलिए दे फॉर्म गुड कॉम्प्लेक्सेस। इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कहा है कि कॉपर की जो E0 वैल्यू है वो हाई पॉजिटिव क्यों है।
कैसे कैसे उसको हम समझ सकते हैं? कॉपर की नॉट वैल्यू हाई पॉजिटिव है, वाई? किसी की नॉट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो क्यों होती है, उसका कोई कारण बता सकते हैं आप लोग? वो इजीली रिएक्ट नहीं करता। इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं, ऊपर वाला सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि वाई द नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, वाई not value of copper is positive. E0 मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। If it has the tendency to lose electrons, then it has oxidation potential, and if it has the tendency to gain electrons, तो it has reduction potential. तो बट हम E0 वैल्यू हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं ताकि सिमिलैरिटी रहे। कोई रिडक्शन में लिख रहा है, कोई ऑक्सीडेशन में लिख रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए रिडक्शन के टर्म्स में लिखा जाता है। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। टेम्परेचर आप लोग रूम टेम्परेचर पे लेते हैं और 273 पे भी ले सकते हैं। प्रेशर 1 बार ले लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन 1 ले ली, तब जो देखते हैं तो उसको E0 वैल्यू लिख देते हैं। अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगी, इसके मतलब है वो कम रिएक्टिव मेटल है, और जिसकी नेगेटिव होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जिंक की E0 देखेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक की जो E0 वैल्यू है वो नेगेटिव है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। वो तो वैल्यूज आपको दी होंगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी E0 वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी रिडक्शन पोटेंशियल, और जो कम रिएक्टिव होगा उसकी पॉजिटिव होगी। यस, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कॉपर उससे भी कम रिएक्टिव है, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी नेगेटिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में जब हम E0 वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। E0 वैल्यू डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। किसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीनों को देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, तो E0 वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे E0 वैल्यूज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 सब्लिमेशन एंथैल्पी, नंबर 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, and number 3 हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को मान लीजिए आपको कॉपर ही ले लें, कॉपर सॉलिड है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने सब्लिमेशन एंथैल्पी दी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में कॉपर को गैसियस से आपने आयन बनाया, ठीक है, तो आपने उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, और जब इसको कॉपर गैसियस आयन को आपने एक्वस मीडियम में डाला तो ये एक्वस हो जाएगा और यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये तीनों देखना पड़ता है। सॉलिड से गैस बना रहे हो, उसमें सब्लिमेशन एंथैल्पी दे रहे हो आप, ठीक है, और फिर गैस बन गया, उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। और फिर
जो कॉपर गैशियस था उसको आपने कॉपर आयन में इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो आयन जब बनेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। ये दोनों ज़्यादा पॉजिटिव हो या कम नेगेटिव हो तो ई नॉट वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो उस केस में उसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कॉपर की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए आंसर ये होगा कि एज इट्स सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर हाईली पॉजिटिव एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, देयरफॉर इट्स ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हटा के यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं। इन केस ऑफ कॉपर as its sublimation enthalpy and ionization enthalpy are more positive, but the hydration enthalpy is less negative, therefore E naught value of copper is more positive। ठीक है, अगर इनको कंपेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव है ये कम नेगेटिव है, तो इसलिए ये ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी को वैसे डिफाइन कैसे करोगे आप? व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाँ, और कोई बताए? हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट या सब्सटेंस is converted into its hydrated form by forming the water crystallization with amount of water required। जैसे कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस होता है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है, ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेगा तब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनेगा। अब इसमें जो भी एनर्जी निकलेगी दैट विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। It is the amount of energy released when 1 mole of substance is completely hydrated by the number of water molecules required by it। हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को हमेशा 5 ही वाटर मॉलिक्यूल्स लेता है, तो 1 मोल को हाइड्रेट होने में जितनी एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोस्टली ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इसमें हो रही है, उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। ठीक है, एनहाइड्रस में कोई भी वाटर नहीं था, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया, तो उसमें जितनी एनर्जी निकली उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके जी, ये बता दिया। इन्होंने एक जगह ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन देन कॉपर 1+। Cu+ से ज़्यादा स्टेबल है Cu2+ इन वाटर। वाई? क्योंकि छोटा साइज है उसका, तो अपने आप को स्टेबल ज़्यादा रखता है। यस, चार्ज ज़्यादा है Cu2+ में, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी की ज़्यादा होगी जिसका चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा हो, क्योंकि फिर वो वाटर के ऊपर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए कॉपर, इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, कॉपर का जो प्लस स्टेज में है वो कम स्टेबल है वाटर में, और अगर +2 में है तो दैट इज मोर स्टेबल। Why? Cu+ is
less stable than Cu2 plus in aqueous solution। तो हम आंसर में कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी of Cu2 plus is more than Cu plus, therefore Cu2 plus is more stable in aqueous solution। Hydration enthalpy depends on, hydration enthalpy is higher when the size is small and charge is high। साइज छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, उसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, इसीलिए कॉपर प्लस फॉर्म में अगर होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो टूट के Cu2 प्लस और कॉपर में आ जाता है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल aqueous solution में। Cu plus is less stable than Cu2 plus in aqueous solution, इसलिए Cu plus डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, Cu plus डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू Cu2 plus, मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो Cu plus डिस्प्रोपोर्शनेट्स, जो जिसका साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा या कम? ज़्यादा खींचेगा। बस तो ज़्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वाटर को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, तो हाइड्रेट ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा एनर्जी छोड़ रहा है। Cu2 plus in water, Cu प्लस लेस स्टेबल है, Cu2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए Cu प्लस Cu2 प्लस में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। दिख रहे हैं, +1 से 0 +2 में भी चला गया और प्लस और 0 में भी गया। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है टू बिकम मोर स्टेबल, तो यही डिस्प्रोपोर्शनेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि Cu प्लस पे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, ये Cu प्लस का साइज छोटा है, इतना छोटा नहीं है एज कम्पेयर टू Cu2 प्लस। हमें मालूम है कि कैटायन हमेशा छोटा होता है और जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा कैटायन पे उतना और छोटा होता जाएगा, और जब छोटा होता जाएगा चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो उस केस में वो वाटर को भी ज़्यादा खींचेगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी जी जी, उसी पे बेस्ड है। इसको उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, इसको उतार लीजिए पहले आप। हाँ जी, उतार लिया सबने? क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एनसीईआरटी का ही है, ऊपर लिख देता हूँ मैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्यों दिखाते हैं। तो क्वेश्चन को इन्होंने कैसे लिखा है, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड ओनली। व्हाई इज द हाईएस्ट oxidation state of metal is exhibited in its oxide or fluoride only। कोई भी ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट
या तो ऑक्साइड में के साथ दिखाता है या फ्लोराइड के साथ। ऐसा क्यों? इनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यस, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन छोटे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और साइज छोटा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकते हैं। क्लोरीन जैसे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, साइज छोटा है और मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर इज हाई। आंसर में लिखिए एज द साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर क्वाइट स्मॉल, they are highly electronegative and therefore they are strong oxidizing agents. Therefore they are strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आसानी से सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखेंगे आपकी जैसे मैंगनीज है, अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। MnO4 माइनस है ना, MnO4 का के हटा दो, तो यहाँ पे MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। और आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऑक्सीजन 16th ग्रुप में बैठा हुआ है, फ्लोरीन 17th ग्रुप में बैठा हुआ है। ठीक है, ओम श्याम से टीपो, और यहाँ पे फिर कल बाहर आए आंटी। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पी ब्लॉक में पूछा गया था कि भाई जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वाई आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन देयर पीरियड्स। इस पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्ग, इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग, सबसे इस पीरियड में ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आसानी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। बता लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसके नीचे लिखो या यहाँ पे लिखो, तो क्वेश्चन तो उतार ही दिया आपने। एक एलिमेंट का इन्होंने कहा है कि आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दो बार चलते हैं 27 2+। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हो या मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो। तो इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या है? n × n+2। आंसर में लिख लीजिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बता लीजिए, सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है
तो कैसे पता करेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो हमने मेटल का आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट 27, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 7। ठीक है, CO2 प्लस है ना? Cu नहीं है, CO। सर CO2 प्लस है ना? हाँ, तो फिर चेंज नहीं होगा इस वन। तो वो करेंगे, पहले तो ग्राउंड स्टेट तो लिखते हैं, बाद में तो चेंज करोगी। डायरेक्ट है, कैसे चेंज कर दोगी? सर एस से जाएगा ना इलेक्ट्रॉन तो। यस, इलेक्ट्रॉन S से जाएगा। कोबाल्ट 27 2 प्लस जब आप करोगे तो S का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बच्चे D का निकाल आते हैं और आंसर गलत हो जाएगा D का निकालते ही। हाँ, तो इसलिए इसमें से जब 2 प्लस निकलेगा तो 3D 7 रह जाएगा और D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और जब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास अनपेड कितने हो गए? 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए। तो n की जगह 3 रख दीजिए, इसको सिंबल म्यू दे देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो जाएगा, √15 बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बता लीजिए।